नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय जितने भी राज्य हैं जहां पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, वहां पर एक बड़ी चिंता का विषय फॉर्म 7 बन गया है। फॉर्म 7 वो फॉर्म है जो कि भरा जाता है, जो ये पता चलता है कि कौन वोटर जिसकी मृत्यु हो गई है या कौन पैदा हुआ है, तो उसके लिए बेसिकली फॉर्म नामों को डिलीट करने के लिए इस फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को और जो सारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कि इस तरीके के कंप्लेंट्स उनके पास एक नहीं बल्कि कई राज्यों से आ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला। इन सब जगह से ये कंप्लेंट आ रही है कि फॉर्म 7 को भरने के लिए पहले से ही प्री प्रिंटेड फॉर्म्स दिए जा रहे हैं लोगों को और उसमें भरा जा रहा है। और उन कंप्लेंट्स में ये पाया गया कि इस काम को भरने का या डिलीट करने का काम बीजेपी के एजेंट्स कर रहे हैं। और इसको लेकर बार बार शिकायत भी की गई है। एक बार फिर से एक लंबी चौड़ी चिट्ठी 4 पेज की केसी वेणुगोपाल ने लिखी है। लेकिन ये फॉर्म 7 क्या एक नया हथियार चुनाव जीतने का बन रहा है, या फिर ये एक ऐसी ट्रिक है जिसका जो पूरा जो जिसको कहते हैं कि जो मसाला है जीतने का, वो क्या बीजेपी के ही हाथों है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोर्ट्स इस पर शांत क्यों हैं? इस पर चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिख रहा है कि ये एक रैम्पेंट मिसयूज है, जो कि जिसका बहुत बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि एक ही पार्टी को फायदा हो? तो जाहिर सी बात है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है, उससे फॉर्म 7 पर जो चर्चा है वो एक बड़ा विषय बन गया है कि क्या फॉर्म 7 चुनाव जीतने के लिए एक नया हथियार बन गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे सीनियर एडिटर नॉर्थ ईस्ट के समीर पुरकायस्था हैं। आपका स्वागत है। और मैं डॉक्टर गर्ग से शुरू करूंगी कि डॉक्टर गर्ग, सबसे सब लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये क्या बला है फॉर्म 7। और ऐसा लग रहा है कि फॉर्म 7 एक ऐसा हथियार है जो कि बीजेपी का ही हथियार है। चुनाव आयोग के साथ साठगांठ के साथ इस सारे काम को किया जा रहा है और इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। आपने सही बोला नीलू जी। वास्तविक में ये है कि ये जो फॉर्म 7 है, ये है तो इसलिए था कि कोई निधन हो गया किसी का, कोई वहां से पक्के रूप में स्थायी रूप में चला गया, किसी का 2 बार पंजीकरण हो गया, तो उनके लिए किसी और को मालूम है, मेरे को मालूम है, आपको मालूम है, आप बता दें लिख के 7 नंबर फॉर्म में कि भाई मेरा ये एसके नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, फला फला लोग यहाँ नहीं रहते, यहाँ उनका निधन हो गया है, जहाँ यहाँ से उनका 2 बार वोट बना हुआ है, इसलिए इसको काट लिया जाए। और उसके लिए मेरी जिम्मेवारी है जो मैं अप्लाई करता हूँ। एक तो ये बात है। दूसरा इसमें ये भी है कि जब वो बीएलओ के पास जाएगा, जो अधिकारी के पास जाएगा, उसने इसको दर्ज करना है। उसके बाद इसके पे इंक्वायरी करनी है। वो इंक्वायरी के लिए जिसका नाम निकालना है, निरस्त करना है उससे, अपना मतदाता सूची से, उसको एक नोटिस देना है। उस नोटिस के बाद वहां जाके देखना है। अगर उसका वो जवाब नहीं देता 15 दिन में, तो वहां जाके वो अधिकारी लोगों से पूछताछ करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद वो नाम निकलना है। अब इन्होंने क्या किया है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आज की तकनीक है, एआई वगैरह, उसको ये यूज करके कंपनी का काम बना दिया। जैसे आजकल मैनेजमेंट, आजकल तो शादी का मैनेजमेंट, गीत का मैनेजमेंट, हम इलेक्शन का मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये इट इज नॉट द इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग चुनाव नहीं कर रहा, चुनाव आयोग इनके साथ मिलकर मैनेजमेंट करा रहा है कंपनियों से। सो कोई ना कोई ऐसी कंपनी ये झेल लेते हैं, जिससे पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम से वो पूरे फॉर्म भी भेज रहे हैं, दस्तखत भी कर रहे हैं, झूठा नंबर भी डाल रहे हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। अभी यूपी में भी 2.39 समथिंग 2 करोड़ से ज्यादा वोटर इन्होंने निकाले, 1 करोड़ निकाले, कहीं 1 करोड़ 10 लाख निकाल दिए। तो ये इतना 12 स्टेटों और यूटीज में जो वोट निकाले हैं, उसको जब मैं देखता हूँ, उसमें निकालना बड़ा आसान है। हमने यहाँ चंडीगढ़ में हमारे एसआईआर हुआ, तो उसमें कहीं भी, क्योंकि वो प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जो जटिल है, कि साधारण बंदा उसको लागू ही नहीं कर सकता। जिसका बार बार घर बदलना पड़ा, किराए के घर में रह रहा है, तो जैसे मेरे को तो पता नहीं, मैं 25 दफा यहाँ चंडीगढ़ में 20 दफा घर बन रहा है, तो मेरा तो कहीं ना कहीं होगा, कहीं कहीं का होगा, कहीं वोट होगा। तो उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है, इन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। एक तो ये है। दूसरा ये 7 नंबर, इसी
घपले में। अब ये मैं ये उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा कि जिनके घर बदल गए चलो जी उनका तो ऐसा हो ही जाएगा, इसलिए दे रहा हूं कि इस घपले को एक बेस बना के, इसको आधार बना के ये पूरा 7 नंबर का मिसयूज कर रहे हैं। अब पहले तो मिसयूज हम फील करते थे, महसूस करते थे, गिनती के हिसाब से जो उन्हें गणना होती थी कि भी इतने कैसे हो गए, एक जगह से आते थे, तब किसी एक व्यक्ति से आते थे, किसी इनके बीएलए से आते थे, एक ही बीएलए से हजारों फार्म आ रहे थे। तो तब हम देख रहे थे, हालांकि ये है कि 2-3 फार्म से ज्यादा दे नहीं सकता वो, लेकिन हजारों कितने कितने ज्यादा ज्यादा नाम डाल दो, ये वायलेट करता था सिस्टम। तो अब तो इनके जो असम के सीएम हैं, उन्होंने तो बोल ही दिया ना कि 7 नंबर का पूरा यूज करो, 7 नंबर फार्म का यूज, मतलब उनके लिए तो यूज है, हमारे लिए वो मिस यूज है। उसका जो दुरुपयोग करना है, उसकी जो व्यवस्था उन्होंने कर दिया और बोल दिया है कि इनको पीटो, मारो, इनको दबाओ और इनका फार्म 7 नंबर फार्म को करके इनको निकाल दो वोटर लिस्ट से। अब ये वोटर लिस्ट की जो शोध होना था, जो वोटर लिस्ट का में से जो गलत आंसर थे, मृतक थे, चले गए थे स्थायी रूप में, या 2 बार हुए थे, उनका निकालना नहीं है। अब इनका निकालना ये है कि जिनको हम नहीं पसंद करते उनको निकाल दो, उनको उनका मताधिकार छीन लो, जिनको हम जिताना चाहते हैं उनके लिए जो भूतिया वोट, अब मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, भूतिया वोट डाल दो, वो है नहीं है, लेकिन नाम डाल दो उसी में, वो कोई भी ऐसे मशीन दबाएगा हो जाएगा, क्योंकि मशीन भी इनके कब्जे में है। जब चोन जब सैया भय कुतवाल तो डर काहेगा। अब चुनाव आयोग जो है, जिसका काम था इसको ठीक करना, नियंत्रण करना, इसको पारदर्शी रखना, इसको जिम्मेवारी बनाना, वो तो इसको जवाब अकाउंटेबल बनाना, जवाबदेही वाला बनाना, उत्तरदायी बनाना, वो तो खत्म हो गया। अब तो इलेक्शन कमीशन है, एक चुनाव आयोग जो है वो इनके साथ मिल गया है। अब जब उनके साथ मिल गया है तो ये दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग को जब हम माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने बोला कि जी देखिए अखबारों में खबर लगी है कि ऐसे ऐसे सेंट्रलाइज्ड फार्म छप के, एआरओ को मालूम नहीं, एआरओ ने खबर दी है बिहार में, बंगाल में, कि जी फार्म तो छप के आए हैं, ऊपर से भरे भराए आए हैं, हम क्या करें। तो इसका संज्ञान लो, इसका जवाब उत्तर मांगो उससे, चुनाव आयोग से। तो माननीय खंडपीठ ने यह बोल दिया कि हम अखबारों की खबर पे विश्वास नहीं कर सकते, हम इससे सवाल नहीं पूछ सकते। भाई एक दोष लग रहा है, आपने केवल इतना ही बताना है कि भैया आप पे दोष लग रहा है, इसे बता दो, इसमें क्या कितनी बड़ी बात है। अगर पूरे के पूरी इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है कि हम ये बात पूछ लें, तो फिर कहाँ से हम रोएंगे किसके पास। सो इसलिए अब जो हमारी सिचुएशन, जो हमारी हालात बन गई है, आपने सही बोला, ये इसके लिए रूल है, पूरे इलेक्शन के रूल है कि 7 नंबर फार्म को कैसे कैसे रूल 13, रूल 14, रूल 15 इसके तय, इसको इसके अधिनियम के अनुसार कैसे कैसे इस फार्म को देखना है, कैसे इसको दर्ज करना है, कैसे इसका किसी का निरस्त करना है नाम, उसको कैसे नोटिस देना है। लेकिन ये सब एक जैसा मिल गए हैं। अब 7 नंबर फार्म में कितने भी झूठे फार्म भर के कोई भी किसी का भी नाम, और नाम भी नहीं डालता, वो अपना एप्लीकेशन नंबर भी नहीं डालता, क्योंकि मिले हुए हैं। जब चोर और चौकीदार मिल जाएंगे तो घर का राखा तो कोई बनेगा नहीं। हम हमारा जो प्रजातंत्र है ये हमारा घर है। चोर जो है वो 7 नंबर फार्म भरने वाला है, चौकीदार जो है वो गणेश कुमार है, उसके ऊपर जो न्याय देने वाली न्यायपालिका है उसको चोर और चौकीदार को सजा देने वाली, वो भी उनके साथ मिल गई। अब हम क्या करेंगे? अब हमें जागना होगा, हमें बोलना होगा कि ये 7 नंबर फार्म की व्यवस्था को हमारी संसद ये करे कि एक व्यक्ति, और वो भी उसी उसका पोलिंग बूथ का हो, वह ही केवल उसका नाम डिलीट करवा सकता है, वो ये एक का, मल्टीपल नाम नहीं डिलीट करा सकता। सो अगर ऐसा जब तक नहीं होगा कि एक तो उधर को ये तो इनको चलाना चाहिए कि जिसको अमेंड करो कि एक व्यक्ति कराएगा, उसी बूथ का रहने वाला होना चाहिए, उसी बूथ का वोटर होना चाहिए, और बिल्कुल। उसी जो है उसका एड्रेस, ऐप के नंबर वगैरह देगा, और एक से ज्यादा नहीं करवाएगा। ये दोनों तीनों बातें अभी उसमें अमेंड करवा दो, इलेक्शन रूल में होने दो, पार्लियामेंट में नहीं, राड़ा लेकिन ये तो लड़ेगा।
होगा हाँ जी। सर, ये तो देखिए, ऑपोजिशन के पास तो नंबर्स है नहीं कि वो संसद के लेवल पे ये सारी चीजें करवाए। लेकिन मैं अब समीर पुरकायस्था के पास आती हूँ कि समीर, जी। पश्चिम बंगाल में फॉर्म 7 का मिसयूज कितना रैम्पेंट है और किस तरह से चीजें वहां पर हो रही हैं, क्योंकि फॉर्म 7 एक हथियार बन गया है, एक पॉलिटिकल ट्रिक इसको माना जा रहा है कि इसके जरिए वोटर्स के नाम काटे जाएं, और खासकर वो वोटर्स के जो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है, यानी कि जो बीजेपी के अपोनेंट्स हैं उन्हीं के वोट काट दो, चाहे वो एससीज हो चाहे माइनॉरिटीज हो। ये कितना बड़ा इशू है फॉर्म 7 का पश्चिम बंगाल में? देखिए, पहला तो नीरू जी, कांग्रेस हर तरह थोड़ा देर से जागते हैं। ये जो अभी इन्होंने कंप्लेन लॉन्च किया है, अभी फॉर्म 7 भरने का जो प्रक्रिया है ये 19 जनवरी तक बंद हो गया। अभी नया फॉर्म 7 फिलअप नहीं हो रहा है। तो लेकिन जैसे बोलते हैं ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर। यहाँ पश्चिम बंगाल और काफी सारे स्टेट में पहले था जनवरी 14 तक डेडलाइन, उसके बाद उसको इलेक्शन कमीशन अंडर प्रेशर फ्रॉम बीजेपी इसको फिर थोड़ा एक्सपांड किए थे 19 तारीख तक, उसके बाद बंद हो गया। तो यहाँ जो देखा गया है, जब उस टाइम में जब टीएमसी एकला लड़ रहा था इस फॉर्म 7 का मिसयूज लेके, तब कांग्रेस या दूसरे जो नेशनल पार्टीज है इसको लेके इतना बवाल नहीं मचा है यहाँ में। लेकिन ये काफी सारा बवाल हुआ है पश्चिम बंगाल में जब फॉर्म 7 फिर जो प्रक्रिया जब जारी था। तो एक जगह में देखा गया है बांकुड़ा में, जनवरी का 13 या 14 आई थिंक 13 तारीख को, जनवरी 13 तारीख को एक कार पकड़ा गया है जिसमें 4000 फील्ड फॉर्म था, फॉर्म 7। जब ये वहां का लोकल आदमी ने पकड़ा, पब्लिक ने पकड़ा, उसके बाद हैंड ओवर किया पुलिस। तो पब्लिक मतलब अब पब्लिक जो इलेक्शन कमीशन का रोल था, जो कोर्ट का रोल था, वो अभी पब्लिक कर रहा है। हाँ, आप बोल सकते हैं जो तृणमूल अपना कैडर लगा के जिस तरह से इसको रोकने का कोशिश कर रहा है, शायद ये तरीका गलत है, लेकिन उपाय क्या है? तो अब जो इसको फॉर्म 7 या सिर्फ फॉर्म 7 नहीं, एंटायर एसआईआर प्रोसेस लेके जो अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, और इस अनरेस्ट को सुलझाने के लिए आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट कुछ वर्डिक्ट दिए हैं, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन वो भी सुन रहे नहीं है। अभी बोला गया था कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो मामला है, तो जिसको हियरिंग के लिए बुला रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, आप एक कोर्ट से बोला गया है कि आप एक रिसिप्ट दीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मिला है। तो ये देने में तैयार, कहीं में दे रहे हैं, कहीं में नहीं दे रहा है। जहां में टीएमसी प्रोटेस्ट कर रहा है वहां में दे रहा है, जहां नहीं कर रहे हैं नहीं दे रहे। तो अभी मतलब किसी का मतलब इसका ये जो एसआईआर प्रोसेस जो है, इसमें एज इफ कोई रूल्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये मनमानी हो रहा है। अभी आप फॉर्म 7 देखिए, फॉर्म 7 का एक ये अजीब सा ये है, फॉर्म 7 आप एक कंप्लेनेंट हजारों फॉर्म 7 फिल कर सकता है, सबमिट कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को जब पूछा गया था यहाँ इतना मिसयूज हो रहा है, वो बोला इस तरह से कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक आदमी अगर 5 से ज्यादा फॉर्म फिलअप करता है देन हम स्क्रूटिनी करते हैं। इसके मतलब 5 से नीचे होगा तो कोई स्क्रूटिनी भी नहीं होगा। तो इसमें कोई मतलब कोई ये नहीं है, क्लियरेंस नहीं है जो क्या है प्रोसेस। अब ऐसे देखा जा रहा है, फॉर्म 7 जब फिलअप करने का बारी आता है, जो कंप्लेन फिल करता है उसका नाम लेना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि कोई मतलब कंप्लेनेंट को ढूंढ के नहीं मिल रहा है, किसने कंप्लेन किया। आसाम में ऐसा इंस्टेंसेस हुआ है जहां कंप्लेनेंट एक बीएलओ का नाम में फाइल कर दिया, उस जो बीएलओ है उसका नाम में भी कंप्लेंट फाइल हो गया, और बल्क कंप्लेंट। तो बीएलओ को जब पूछा गया तुम्हारा भी नाम आ गया इसमें, तो बीएलओ बोला मैंने तो ये किसने फाइल किया। बीएलओ को कुछ ना अपना पता है या इनके जिस बूथ में ये बीएलओ है उन बूथ का जो बाकी का बारे में फाइल किया है, तो इनको कुछ पता ही नहीं है। तो एक कंप्लेन किसने फाइल किया। तो ये जो अभी जो होना चाहिए, जो ये फॉल्स कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, इसको ट्रैक डाउन करना चाहिए, ट्रैक डाउन करके इनके नाम डिलीट करना चाहिए, या इनके अगेंस्ट में एफआईआर होकर कुछ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये फॉर्म 7 एक मतलब एक एंड पर्टिकुलरली
मुस्लिम कम्युनिटी का देखा जा रहा है, वेस्ट बंगाल में भी देखा गया है, आसाम में भी देखा गया है, सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रहा है इस फॉर्म 7 की को हथियार बना के। तो इसको लेके जो जिस तरह का नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट होना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके, वो अभी तक दिख नहीं रहा है। और इलेक्शन कमीशन के पास चिट्ठी लिख के कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी 7 चिट्ठी लिखे हैं, इलेक्शन कोर्ट से काफी डायरेक्टिव्स आया है, वो डायरेक्टिव भी सही तरीका से फॉलो नहीं हो रहा है। BLA 2 को अब बोला गया है, हियरिंग सेंटर्स में BLA 2 पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंट होता है, बूथ लेवल एजेंट, उनको प्रेजेंट होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया है। उसको लेके भी कहीं जब तक मतलब पॉलिटिकल रेसिस्टेंस नहीं आ रहा है, एडमिट नहीं कर रहे। तो ये जो मनमानी चल रहा है इस SIR प्रोसेस से, एज इफ गणेश कुमार इज अबव लॉ, उनको जो मर्जी होगा वो कर सकते हैं, इस तरह का एक वातावरण है इस SIR को लेके। और इसको रुकने के लिए देखिए, ये पब्लिक स्तर पे, पॉलिटिकल स्तर पे एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, वरना इसको रुकना बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस अभी देरी से जागे हैं, बट इट्स बेटर लेट देन नेवर। अभी सब मिलके इनको रुकना चाहिए, वरना ये जो इलेक्शन रोल में जो घपलाबाजी होगा, बाद में पछताते रहेंगे, इलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले इनको जागना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर गर्ग, अब इसका काट क्या है? कोर्ट्स, क्या आपको लगता है कि कभी भी इस फॉर्म 7 के प्रॉब्लम को कभी एक्नॉलेज करेंगे? कभी चुनाव आयोग अपनी गलती मानेगा? क्योंकि ये तो सीधा सीधा चुनाव आयोग और रूलिंग पार्टी की एक तरीके से मिली भगत लगती है। तो चुनाव आयोग तो कभी भी अपनी मिस्टेक्स को, ना गलती को, वो मानेगा ही नहीं। उसको लगेगा कि नहीं, हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे। और इसके पहले जब राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तब भी उन्होंने कोई अपनी गलती नहीं मानी। और अभी जो मौजूदा हमारे जो ज्ञानेश कुमार साहब हैं, वो भी गलती नहीं मानेंगे। तो ऐसे में इसका काट क्या है? क्या केवल सड़क पर उतरने का ही एक रास्ता है, या किसी और फोरम पर भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस की जा सकती है? देखिए नीलू जी, पहले तो आपका प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो ये समझना होगा कि ये केवल SIR नहीं है, ये पूरे हमारे लोकतंत्र से वोट के अधिकार को छीनने के लिए एक प्रक्रिया है। एक इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि पूरी सरकार की मशीनरी, जो BLOs हैं, कोई कोई तो इनके खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन ज्यादा लोग जो हैं, अधिकतर लोग BLOs, वो BLA के साथ मिलके, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के NDA की ज्यादा BLA है, वो BLOs को सरकार, एक पॉलिटिकल पार्टी की मशीनरी बनाया जा रहा है। इसलिए पूरे का पूरा जो, जैसे गणेश कुमार खुद मिल गया है, CEO कितने पूरे राज्यों के मिल गए हैं, जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। तो अब पूरी की पूरी चुनाव मशीनरी को मैं कहने को चाह रहा हूँ, इसको एक डाका डाला जा रहा है, इसे मशीनरी पे उसको उठा के ले जाया जा रहा है अपने एक पक्ष में, ये घर में कक्ष में उसको रखा जा रहा है, अपने कब्जा में वो कब्जा किया जा रहा है। इस कब्जे के खिलाफ बोलना होगा। ये ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतना है, ये ममता बनर्जी ने जीतना है, कांग्रेस ने जीतना है, NDA ने जीतना है, इंडिया ने जीतना, ये प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न अब ये है कि यहाँ का जो प्रजातंत्र है, जो मत का अधिकार है, वो बचेगा भी कि नहीं? क्या यहाँ कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं बन जाएगी? ये मत का अधिकार ही उस डिक्टेटरशिप को कहीं न कहीं रोक रहा है। ये जो SIR है, उस मत के अधिकार का दुरुपयोग करके, जो बोलने वाले हैं उनको निकाल के, तो उसको डिक्टेटरशिप की तरफ, उसको एकाधिकारवाद, उसको नाज़िज़्म की तरफ, मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है। जर्मनी वाला जो हिटलर टाइट जो पॉलिसी थी, उसे उस दिशा में ले जाने की कोशिश है। लेकिन हमारे जो राजनीतिक दल हैं, वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि ये छोटी बात नहीं है। वो बोलते हैं नहीं, नहीं BLA नहीं है, ऐसे नहीं है, फॉर्म ऐसे होगा। ये कोई इसमें कोई तकनीकी बात, कोई गलती, कोई ऐसा कि फॉर्म किसी ने गलत भर दिया, किसी ने कोई जो दुरुपयोग कर दिया, ये ऐसी बात नहीं है। ये एक पूरी की पूरी मशीनरी है, ये पूरी की पूरी सोची समझी चाल है, और इसमें बाद में गैस चैम्बर निकलेंगे। मैं आज बोल रहा हूँ, आप देख लेना, इसी से गैस चैम्बर निकलेंगे कि ठीक है, इनको अंदर डालो गैस चैम्बर में, बोलता है इसको साड़ो। इसलिए हम उस बात की चिंता करनी चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल आज, तो कईयों को लगता है कि ये तो जी प्यारलाल तो जब बैठता है, बोलता है जी सड़कों पे आओ।
भाई आज सड़कों पे आए के बगैर कुछ बनना नहीं है। सड़कों पे आना इसलिए नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जीतना है। सड़कों पे आना इसलिए जरूरी है कि हमने गैस चैम्बरों में नहीं सड़ना। हमने इस अपनी जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है, अपना मताधिकार है, ये इसको छीनने नहीं देना। इसको छीनने नहीं देना, तो हमें सड़क पे आना होगा। और केवल जब मताधिकार हमारा रहेगा, तभी हमारा जो है देश की एकता भी रहेगी, प्रेम भी रहेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, हमारी राजनीति भी, क्योंकि वो तो मताधिकार से जुड़ी हुई है। सो मताधिकार होगा तो हमें रोजगार का अधिकार भी होगा, बोलने का अधिकार भी होगा, संविधान भी लागू होगा। सो ये मताधिकार में बड़ी बातें छुपी हुई हैं, हमें उसको देखना होगा। जैसे मैं तो एक सर्जन हूँ, मैं उसके अंदर में देखता हूँ कि ये देखने में तो बहुत छोटा सा एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये तो मार देगा इंसान को। आपने कोरोना में देखा ही है, कोरोना कितना था। कोविड का बैक्टीरिया तो वायरस तो बहुत ही छोटा था, लेकिन कितने लोगों को मार दिया। इसलिए ये जो हो रहा है एसआईआर की प्रक्रिया, ये कोविड से भी बड़ी बुरी है। ये हमारे प्रजातंत्र को, जैसे कोड में लोगों की लाशें बिछाई थी, हमारे प्रजातंत्र को मार रही है। इसलिए हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो हमारा मीडिया है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको इस पे, जो हमारे गीतकार हैं, जो हमारे कवि हैं, कविजन हैं, जो नाटक लिखने वाले हैं, जो सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं, वो सबको इकट्ठे होना होगा कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। बाकी बहुत सी बातें होती है, चोरी ठगी होती रहती है, चुनाव में भी गड़बड़ होती रहती है, लेकिन ये हम एसआईआर के नाम से वोट छीनने नहीं देंगे, 7 नंबर फॉर्म का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ये हमारा अधिकार है। इसके लिए जैसे हमने कहीं कभी लंका शहर का कपड़ा साड़ा था, उनकी दुकानों के आगे फिटिंग की थी महात्मा गांधी जी ने, वैसा ही अब दोबारा फिटिंग करनी पड़ेगी। किसके आगे? मुख्य चुनाव अधिकारी के आगे, जिला चुनाव अधिकारी के आगे और गणेश कुमार के आगे। ये हमें फिटिंग करनी होगी कि नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट, हम इसको मंजूर नहीं करेंगे, हमें ये स्वीकार नहीं है, और हम आएंगे सड़कों पे, ये करना। नहीं, लेकिन समीर, एक एक सवाल के साथ आपके पास आती हूँ कि ममता बनर्जी ने इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व भी किया। जिन जिन वोटर्स के नाम डिलीट हो रहे थे, मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि पहले वो करोड़ों में था, फिर वो लाखों में नंबर आया। ममता बनर्जी ने इस प्रॉब्लम का सामना कैसे किया था? काफी हद तक वोटर डिलीशन को वो रोकने में कामयाब भी हुई। ऐसा कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ? देखिए, एक तो इनका एडवांटेज था कि इनका स्टेट मशीनरी इनका है, तो जितना इलेक्शन प्रोसेस जो है वो तो अल्टीमेटली स्टेट मशीनरी से ही कराना पड़ेगा आपको। आप स्टेट मशीनरी को इग्नोर करके नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, जो ग्रास रूट लेवल में है, टीएमसी का जो कैडर बेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने काफ़ी सर्वेलेंस रखा है, तो इन ये सहायता कैंप बनाए हैं। तो इस तरह से काफ़ी मतलब चौखन्य रहा टीएमसी का कार्यकर्ता, टीएमसी पार्टी। एंड इनका एक एडवांटेज भी, जिस तरह मैंने बताया कि एडवांटेज भी रहा कि इनका स्टेट मशीनरी इनका है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा, ये पहले जो ड्राफ्ट रोल जो निकला, उसमें दिखाया गया था 58 लाख का नाम नहीं था। उसमें से ज़्यादातर जो डिसीज वोटर हैं या डुप्लीकेट वोटर थे, उस तरह से। तो फर्स्ट जो ड्राफ्ट रोल था उसको लेके ज़्यादा कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, तुरंत ड्राफ्ट रोल निकालने के, पब्लिश करने के साथ साथ इन्होंने कहा कि ठीक है, ये ड्राफ्ट रोल तो है, लेकिन ये नहीं है कि जो ड्राफ्ट रोल में जिनका नाम है इनको हम मतलब ऑटोमेटिकली फाइनल रोल में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इन्होंने इसके बाद 1 करोड़ 1.36 करोड़ इन्होंने फ्लैग किया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम में। अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैसे हैं? आप जानते हैं कि बंगाल में सपोजिंग बनर्जी, तो बनर्जी कोई बनर्जी भी लिखते हैं, ऑल्टरनेटिवली बंदोपाध्याय भी लिखते हैं। तो किसी का पिताजी का नाम है सपोजिंग बंदोपाध्याय और बेटा ने लिख दिया बनर्जी, तो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो गया। नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन को दिखाया गया कि आपका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि आपका माँ का और आपका एज का डिफरेंस है 15 इयर्स। ये किस तरह से पॉसिबल है? जबकि मतलब ये कुछ टेक्निकली रहता। अदरवाइज
आप जो ये जो एज लिमिट है वो इंडिया में कब लागू हुआ है? अमर्त्य सेन का उम्र है 94। जब अमर्त्य सेन जन्म हुआ था उस टाइम में तो ये एज बार नहीं था, जो 18 के नीचे शादी नहीं कर पाते। तो इस तरह से किसी और हजारों ऐसे केस है जिनका पास नोटिस चला गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से, ये पूछ के जो आप जिनको पिताजी बताए हैं उनको और भी 4 या 5 आदमी क्लेम कर रहे हैं सेम पिताजी। तो ये किस तरह से संभव है? अभी हम प्रश्न करते हैं हमारे जो नेता है, इवन प्राइम मिनिस्टर, इवन होम मिनिस्टर, इनका कितना सिबलिंग्स है? तो जाहिर है अगर हमारा 5 भाई है तो 5 जन ही तो सेम फादर लिखेंगे ना। तो बिल्कुल ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहां से हुआ? तो इस तरह से जो एक ये माहौल बनाया है, और सबसे बड़ा बात है आप एक बार बुला रहे हैं, जाके जिसको बुला रहे हैं वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं टू प्रूव, उसका आप कोई रिसिप्ट नहीं देते हो, उसके बाद फिर बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसिप्ट बोल के। एक आदमी को 3 बार 4 बार आप बुला रहे हैं, हेरासमेंट कर रहे हैं। ऐसा केस हुआ है यहाँ में, तो आदमी अपना कबर का, अपना दादाजी नाना जी का कबर का मिट्टी लेके चला गया, बोला कि आप डॉक्यूमेंट देख देख के तो संतुष्टि हुआ नहीं है, आप कबर का मिट्टी का डीएनए टेस्ट करा लो। तो ये जो आदमी को देखिए, इस तरह से आप बार बार इनको मतलब इस तरह से धकल रहे हैं जो आप बाकी रास्ता बंद कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बंगाल का काफी जगह में देखा गया है वायलेंस हुआ है, जबकि ये वीडियो ऑफिस में जहां एसआईआर का सुनानी हो रहा था, हियरिंग हो रहा था, वहां पे अटैक हो गया है, ऑफिस जलाया गया है। तो ये जो आप आदमी को पुश कर रहे हैं अनरेस्ट के लिए, एंड उसके बाद जब अनरेस्ट होगा आप बोलेंगे भाई देखो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो आप अभी तो मतलब इस तरह से कर दिया है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है आदमी के पास प्रोटेस्ट के सिवाय। जहां मैंने जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट जब इंटरवीन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई आप जो डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं उसका रिसिप्ट दिखाओ, तो रिसिप्ट दिखाने के लिए तैयार नहीं है, फिर उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर प्रोटेस्ट के बाद आप दे रहे हैं। तो शुरू से क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो आप चाहते हो क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एक हो बंगाल में इलेक्शन का पहले, उसको दिखा के पॉलिटिकल फायदा, ताकि बीजेपी पॉलिटिकल फायदा ले? ये मतलब ये तो इस तरह का मतलब प्रश्न तो उठेगा ही। आपका इंटेंशन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे सवाल हैं इस फॉर्म 7 को लेकर कि आखिर इसका दुरुपयोग इस मैसिव स्केल पर क्यों हो रहा है, क्यों हमारे कोर्ट शांत बैठे हैं, क्यों चुनाव आयोग इसमें इतना हेल्पलेस नजर आ रहा है। और बूथ लेवल एजेंट्स जो बीजेपी के, खुद केसी वेणुगोपाल ने इसको कहा कि एक नहीं बल्कि कई स्टेट से उनके पास लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं, पहले से एक प्रिंटेड फॉर्म भरा जाता है और लोगों के नाम बिल्कुल एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के जरिए काटे जा रहे हैं। तो इस पर कौन संज्ञान लेगा, इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।